पर ये सोशल जो क्रिटिकल किया है क्या चीज़ चाहिए आई नहीं समझता है उपन्यास क्या है या औपन्यासिकता किसे कहते हैं किसे कहते हैं उपन्यास किसे कहते हैं कहानी प्लॉट लैंग्वेज पाठ चरित्र ये सबका मिला जुला उपन्यास है इसे पढ़ाते हैं लोग उपन्यास इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ाई नहीं जाता है उपन्यास में क्या क्या बात हो गई कहानी पहले जिसे उपन्यास कहते हैं उसे संस्कृत में कादंबरी कहते हैं पहले भी कादंबरी के नाम से पूरा का पूरा एक ग्रंथ लिखा गया बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है कादंबरी मराठी लोग उपन्यास को उपन्यास नहीं कहते कादंबरी कहते अगर हम ध्यान से देखें तो उपन्यास में कौन सी चीज ऐसी है जिसकी वजह से उपन्यास को उपन्यास कह सकते हैं हम लगातार एक ही बात करते रहे कि लिटरेचर के जो उपकरण हैं वे जीवन से आते हैं लिटरेचर के उपकरण साहित्य से नहीं आते लगातार हम किसी चीज को ध्यान करके बात करते हैं तो उपन्यास भी तो कहीं जीवन में होगा जीवन में उपन्यास कहाँ होता है सभी का तो ये कहानी में होता है वो भाषा में होता है होता है संवाद में होता है वगैरह तमाम तत्व हैं हम लोग बताते हैं लेकिन उपन्यास इसे नहीं जीवन में उपन्यास को खोजने का अर्थ है जीवन के जिस तत्व पर या जिस पहलू पर आप विचार करें किसी भी पहलू पर आप उस पहलू के विभिन्न जो लिंक हैं या अंतर संपर्क है उनकी खोज करना कैसे पता चलेगा टीचर ये पढ़ाता हूँ क्यों पढ़ाता हूँ कि लोग इसको पढ़ाता हूँ ये लोग मेरे डिपार्टमेंट में यानी ये जो एक चेन ऑफ लिंक उपन्यास की मूवी है पहले कहानी लिखी जाती थी लेकिन उस कहानी में ये लिंक नहीं आते थे कहानी शुरू होती थी थोड़ा सा दूर जाती थी उसका कहानी खत्म हो जाती कहानी के उपन्यास में तब्दील होने का जेनर के तौर पर तब्दील होने का सबसे बड़ा मतलब यह है कि जीवन में जिस तरह से आप किसी चीज को जानने के लिए विभिन्न अंतर संपर्कों की और स्रोतों की खोज करते हैं ठीक उपन्यास में लिखते समय यही काम है कहानी शुरू हुई कहीं से और कहां तक घूम के बुला की कहानी उसमें गांव आए उसमें दलित आए उसमें किसान समस्या आई उसमें स्त्रियां आई उसमें पुरुष आए उसमें मोहल्ले के लोग आए पूरा मतलब पहुंचा उसमें मजदूर भी आए मजदूरों का जीवन भी आया जब हम ये कहते हैं कि जीवन को उपन्यास की तरह देखो या औपन्यासिक ढंग से देखो तो उसका अर्थ यह है कि जीवन के विभिन्न जो स्रोत है लिंक है उनकी खोज करना अच्छा वो लिंक जो है जितने भी हैं वे विद कंट्राडिक्शन है विदाउट कंट्राडिक्शन नहीं जितने भी लिंक चाहे वो पिता पुत्र का संबंध हो चाहे वो माता पिता का संबंध हो चाहे वो बहन भाई का संबंध हो चाहे वो
या इनका शहर के साथ संबंध हो, या इनका शिक्षा के साथ संबंध हो, या इनका अपने से बड़े या छोटे के साथ संबंध हो, जितने ये जो तमाम व्यापक अलग जो उपन्यास दिखाई देता है, उस उपन्यास की स्ट्रक्चरल विशेषता यह है कि वहां जीवन के विभिन्न संपर्क और संबंधों की खोज की जाती है, उनके जो कनेक्टिविटी उसकी एक अच्छा उपन्यास लेखक है तो जो जितने विस्तार से इन लिंकों को खोज सके, चित्रण भी देते हैं। नॉर्मली क्या हुआ है कि ये जीवन खोजते समय उपन्यासकार होते हैं, वो उपन्यासकार ज्यादा अच्छा माना जाता है जो कि जैसे कि बंकिम के उपन्यासों में 200 कैरेक्टर आते हैं, 150 कैरेक्टर आते हैं। कहानी में जो है शुरू की छोटी सी 500 कहानियां एक साथ चलती हैं, एक कहानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब आप जीवन को औपन्यासिक दृष्टि से देखेंगे तो आपको एक एक व्यक्ति के लिंक दर लिंक आप खोजते चले जाएंगे और कहानी बढ़ती चली जाएगी और अनेक कहानियां उसमें आ जाएंगी। एक नरेटिव में अनेक नरेटिव, गुलाम में एक नरेटिव नहीं है, गुलाम में अनेक नरेटिव। आप चाहे तो स्त्री के कथानक को उसको खोज सकते हैं, आप चाहे तो दलितों के कथानक को खोज सकते हैं आप उसमें, आप चाहे तो युवाओं के कथानक को खोज सकते हैं उसमें। तो उपन्यास पर बात करते समय उपन्यास एज ए जेनर, अगर उसे जीवन से लिया जाना है और जीवन से उसको लिंक किया जाना है तो जीवन में औपन्यासिक ढंग से देखने का मतलब है कि जीवन में विभिन्न लिंक या स्रोत और संपर्कों को खोलना होता है। एक अन्य चीज जिस पर के मिखाइल बाल्किन ने ध्यान दिया वो ये कि ये जो जब आप जीवन में प्रवेश करते हैं तो अनेक ऐसी जगह होती हैं, ऐसे रास्ते होते हैं जिन्हें आप नहीं जानते। मुझसे कोई पूछे टीटागढ़ कहाँ है, मैं नहीं जानता टीटागढ़, सुना है ना लेकिन मैं नहीं जानता, लेकिन टीटागढ़ से मेरे विद्यार्थी आते हैं। तो अगर मुझे टीटागढ़ जानना होगा तो कैसे मेरा दिन खुलेगा टीटागढ़ से? मैं इनसे पूछूंगा कि आप बताइए टीटागढ़ के बारे में। उपन्यास कुछ पर है, बाई चांस उसमें एक विद्यार्थी है जो टीटागढ़ का, अब मुश्किल ये है कि वो उपन्यास जो मतलब वाले व्यक्ति पर लिखा जा रहा था वो टीटागढ़ की तरफ कर गया। उपन्यास में अनेक वे रास्ते होते हैं, वे गलियां होती हैं जो अंधेरी गलियां होती हैं जिन्हें लेखक नहीं जानते। उनका चित्रण करता है कि उसकी वो स्ट्रक्चर की मजबूरी है कि उसे उन तमाम किस्म के डिटेल्स में और संपर्कों के उद्घाटन में जाना नहीं है, उसका कोई ऑप्शन नहीं। तो वो करते क्या है कि इसके लिए अनेक बार लेखक अवधारणा से काम लेता है, जहां वो खोल नहीं पाता, जहां उसके सामने लगता है कि उसके लिए अंधेरा रास्ता है, उसे मालूम नहीं टीचर लगा है, तो वो वहां अमूमन क्या करता है, वो अवधारणाओं से काम लेता है, कॉन्सेप्ट से काम लेता है, वो कॉन्सेप्ट डाल देता है। और मैं कॉन्सेप्ट अब उपन्यास के पूरे, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं ना गोदान में, बहुदान की चर्चा बड़ी करते हैं। अब वो खोलने के लिए किसी समस्या को खोलने के लिए जरूरी है, प्रेमचंद ने क्या किया, उसने एक कॉन्सेप्ट डाल दिया गोदान का। गोदान कोई लाइफ स्टाइल नहीं है, गोदान कोई जीवन का चित्र नहीं है, गोदान क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जो उसमें डाल दिया गया। उपन्यास में अनेक बार क्या होता है कि लेखक अपने तरीके से जब अंधेरी गलियों में प्रवेश करता है और उन्हें वो एक्सप्लोर नहीं कर पाता तो हमें क्या करता है, कॉन्सेप्ट डाल देता है। जैसे कफन, नाम नहीं सुन रहा था, कहानी क्या नाम लग गया उसमें, कफन। कोई कहानी का नाम रखा जा सकता है, अच्छा सा नाम रखा जा सकता है, लेकिन नाम उसे समझ में नहीं आया। कहानी को देखें और कफन क्या है, कॉन्सेप्ट है।
जिसका कि वो उसको एक्सप्लोर करने की, अगर आपको उस कहानी को के गुमनाम इलाके खोल लें तो आपको उस कफन को खोलना होगा, या फिर उस कफन का जो प्रयोग किया गया उसमें और उसके जरिए पूरे नैरेटिव को डेवलप किया गया, उसका मीनिंग क्या क्या निकलता है। तो अनेक बार लेखक ऐसे स्ट्रक्चर में प्रवेश करता है लिखते समय जो समझ में नहीं आता, तो वहां वो कॉन्सेप्ट से काम लेता है, वे पाठक के विवेक को छोड़ देता है और वो उसे एक्सप्लोर करता है। इसी संदर्भ में बाख्तिन ने कहा कि उपन्यास के ढांचे में कल्पना और यथार्थ और मुखर रूप में व्यक्त होता है। जब वो अंधेरी गलियों में प्रवेश करता है तो वहां ज्यादा समय इमेजिनेशन से काम लेता है, यथार्थ को छोड़ नहीं सकता क्योंकि उपन्यास की डिमांड है और वो खाली कल्पना से काम नहीं चला सकता, दोनों की जरूरत होती है। तो जब वो अंधेरी गलियों में प्रवेश करता है तो वहां उपन्यास सबसे ज्यादा दिखाई देता है, और जहां ये कल्पना और यथार्थ का द्वंद्व दिखाई देगा आपको या उसका क्रिएशन दिखाई देगा, तो वहां आपको साफ तौर पर लेखक का नजरिया दिखाई देगा। अगर ये बात कविता में लिखी जानी हो तो उपन्यास का नियम वो जरूरी नहीं कविता में लागू हो, जो कविता में नियम है वो जरूरी नहीं कि नाटक लागू हो। हर विधा के डेवलपमेंट के आंतरिक विकास के अपने अलग अलग नियम हैं। हम ये न समझें कि ये यूनिवर्सली सभी विधाओं पर एक रूप से लागू हो, कविता वो चीज अलग तरीके से जाएगी। कविता की कुछ समझ जाएगा और कविता लिखनी और कफन जैसी टीम पर कविता लिखनी। सरोज स्मृति को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दुख होगा या सुख होगा। कविता पढ़ने के बाद पहली और आखिरी शर्त है कि कविता आपको आनंद देगी। कविता पढ़ने के बाद अगर कोई दुख मिला तो कविता का पूरा लक्ष्य ही नष्ट हो जाएगा, चाहे जितने गहरे दुख पर लिखी गई। साहित्य की बुनियादी भूमिका है कि साहित्य जब पढ़ा जाए तो पाठक को आनंद दे और पाठक के दुख को कम करे। ये न हो कि साहित्य पढ़ा पाठक का और दुख बढ़ गया तो वो कलाओं के पास रुक जाएगा। कलाओं के पास इसलिए लोग आते हैं वे अपने दुख को कम करना चाहते हैं। एक दुख को जब रचना में देखते हैं जो उनके जीवन से भी मिला जुला होता है तो वो इसलिए नहीं उसमें दाखिल होते हैं, बल्कि इसलिए दाखिल होते हैं उनका दुख हल्का होता है। तो कविता में अगर रचना में अगर ये दुख कफन जैसी कहानी है उस पढ़ने के बाद क्या होगा, पढ़ते उदास भाव हो जाएंगे या दुखद भाव हो जाएंगे, कफन का नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में अगर दुखद भाव हो जाएंगे तो आगे कफन नहीं हो जाएगा, क्योंकि साहित्य की बुनियादी भूमिका है कि वो आपको उदास भाव में रख के आपको नेगेटिव सेंस में न लेके जाए। बाख्तिन कहते हैं कि ये बेहद जरूरी है कि जब किसी भी विधा को हम पढ़ें तो हम ये ध्यान रखें कि उसके अपने आंतरिक विधा के निर्माण के नियम है और दूसरी चीज है उसका एक बुनियादी लक्ष्य। बुनियादी लक्ष्य क्या है? रचना का बुनियादी लक्ष्य प्रस्तुति नहीं, यथार्थ की प्रस्तुति नहीं। यहां तक वो सीमित नहीं है कि हमने यथार्थ देखा वैसा पेश कर दिया, अब अच्छा बुरा जैसा बनाया आप क्या आपको, ये इतना महत्व लक्ष्य नहीं है। साहित्य विधायक उनका लक्ष्य है कि जब रचना पढ़ी जाए
तो पाठक के मन को वो संतोष दे। अगर पाठक के मन को संतोष नहीं मिलता और उसके असंतोष को और बढ़ा दे या उसके डिप्रेशन को और डिप्रेशन में बदल दे, तो इस प्रकार के साहित्य अपनी जो बुनियादी जिम्मेदारी है उसको पूरा नहीं करता। एक अन्य चीज जिस पर के इन दोनों ने पहले और बातों में ध्यान दिया वो ये कि जब आप जीवन का बेहतर यथार्थ देखते हैं और उसके तमाम ताने बाने खोलते हैं, तो एक औपन्यासिक दृष्टि से देखने का मतलब है कि उसके समस्त ताने बाने का दोहन करना, जितने भी लेयर हैं संबंधों के उन सारे लेयरों को खोलना। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लेयर खोलेंगे उतना ही पाठक को रचना जेनुइन लगेगी। आप जितने ही लेयर उसमें छुपे रह जाएंगे या आप उसके चित्रों से बच जाएंगे, पाठक को उतनी ही मुश्किल होगी। तो रचना औपन्यासिक शक्ल ले, इसके लिए जरूरी है कि लेखक को जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ताने बाने के अंदर वो सब कुछ खोला जाए, जिससे रचना जेनुइन लगे। रचना जेनुइन कब नहीं लगती, निर्मित कब लगती है? जब सीमित यथार्थ का रचनाकार उद्घाटन करता है। इसलिए किताब में लिखी जा रही है इस विषय में। मसलन आप किसी भी लेखक की आत्मकथा हो, किसी गणित की आत्मकथा हो, आपको उसमें से पर्टिकुलर टाइप की चीजें मिलेंगी, बाकी चीजें मिसिंग मिलेंगी। ये संभव नहीं है। अगर जूठन उपन्यास है तो जूठन उपन्यास की शक्ल में उसने बहुत सारी चीजें घटाई। मैं पिछली बार के क्लास में कह चुका हूं कि अगर रामदास की आत्मकथा है, रामदास सभा की आत्मकथा है, तो उस आत्मकथा में कौन सी चीज मिसिंग है? फलक कितना बड़ा है, कितना व्यापक है, और उस आत्मकथा में कहीं कोई स्त्री नहीं है। ये संभव नहीं है। कोई स्त्री आए, आप कोई हो सकती है, आपकी टीचर हो सकती है, आपकी स्टूडेंट हो सकती है, आपकी बॉस हो सकती है, आपकी चाची हो सकती है, आपकी मौसी हो सकती है, कोई तो हो सकती है जो आपके जीवन में आएगी, लेकिन स्त्री नहीं आती। आप ये चीजें आपके अगर 19वीं शताब्दी के पर्सपेक्टिव वाले तमाम के लेखों के अगर आप आत्मकथा के नरेटिव देखें तो उसमें एकदम दोष अच्छा वो एक खास स्टाइल लेके दोषों के निर्माण रूसों ने आत्मकथा ऐसी लिखी है। अब ये सब लोग प्रभावित है तो अपना व्यक्तित्व पूरा दोष होते हैं। विद्यार्थी क्या लेना पड़ता है आपको किस मनुष्य ऐसे तो एकदम मन पड़ रहा है, रोज गलतियां कर रही है, रोज गलत लिख रही है, आत्मकथा में गलतियां लिख रही है, जीवन की तमाम भूल चुके लिख रही है। नंबर भूल चुकी नहीं है, रामदास ने भूल चुकी नहीं है। क्योंकि आपको स्ट्रक्चर जो वो 19वीं शताब्दी के आत्मकथा का स्ट्रक्चर जो जिसमें कि जो नायक होता था, जिसके ऊपर जिसकी आत्मकथा लिखी जाती है, उसके कोई दोष आत्मकथा में नहीं आता, कोई कमियां नहीं आती। और ये महिला देखो अपने पति के आंसू निकाल रही है, पति को दोष दे रही है, पति को गालियां दे रही है, निंदा कर रही है, कहने को नहीं बनता है। दो लेखकों की आत्मकथा, एक वो दोनों कंटेम्परेरी, रामदास सिंह और मनु मंडलियों कंटेम्परेरी, दोनों इसी दौर के, दोनों की आत्मकथा अलग अलग किस्म की है। एक वो है वो कैनोलाइज वो भी इनके कंटेम्परेरी, वो बिल्कुल दूसरे किस्म का नरेटिव है। कहने का मतलब ये कि हर जेनर का स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन अगर आत्मकथा में औपन्यासिकता के लक्षण जैसे कि लोग दावा करते हैं अगर है तो बतौर मिठाई बात के लिए जरूरी है कि वहां समस्त जो संपर्क है उनका दोहन किया जाए, जिससे वो जेनुइन लगे। जब आत्मकथा में या उपन्यास में तमाम किस्म के जो व्यक्ति हैं जो उसमें आए हैं उनके अंतर संबंधों का उद्घाटन नहीं होना ठीक से, तो वो आत्मकथा या उपन्यास जेनुइन
नहीं है, निर्मित होता है एकल विचार जो कि पूरे मिशन से जुड़ी है। वो ये कि किसी भी विधा में जो फॉर्म है, चाहे वो कहानी हो चाहे वो नाटक हो, ये फॉर्म कोई 1-2 साल में 4 साल में नहीं बनता। छंद है अलंकार है कोई 2-4 साल में किसी आंदोलन विशेष के कारण नहीं बनता। साहित्य के जो विधागत लक्षण है, जो प्रवृत्तियां हैं, इनको बनने में सैकड़ों साल लगते हैं। और इन प्रवृत्तियों का या इन विधागत लक्षणों का साहित्यिक आंदोलन से कोई संबंध नहीं और साहित्यिक तकनीक से कोई संबंध नहीं। छंद का इस्तेमाल मध्यकाल में लोग करते थे और छंद का इस्तेमाल आधुनिक काल में करते हैं। जिन छंदों का इस्तेमाल मध्यकाल में लोग करते थे या भक्ति आंदोलन में करते थे, हरित काल में करते थे। तो आधुनिक काल में जो लेखक या कवि उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों का न भक्ति काल से कोई संबंध है न उनका हरित काल से कोई संबंध है। उनका किससे संबंध है? उनका परस्पर आंदोलन से संबंध है, उनका भारत में उससे संबंध है। हम लोग जो ये देखते हैं कि लेखक का वर्णन कर रहे हैं, लेखक का वर्णन कर रहे हैं और विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें उसके साहित्यिक आंदोलन के संदर्भ में देखें। मिठाई पात्र कहते हैं कि साहित्यिक आंदोलन या विचारधारा के संदर्भ में विधागत लक्षणों को नहीं देखना चाहिए, उससे सुझाव हम नहीं जानते कि सबसे पहले किसने किस छंद का या किस अलंकार का प्रयोग किया। सैकड़ों साल पहले के 1000 साल पहले उसका प्रयोग हुआ और वो चला आ रहा है। अब आज मालूम है कि दसवीं कभी उसके अलंकार का उस छंद का अपने प्रयोग कर रहा है। तो जनरली जो आंतरिक जो तत्व है वह आंतरिक तत्व कुछ वर्ष में या किसी आंदोलन विशेष या राजनीतिक विशेष के कारण जन्म नहीं लेते। बसंत अपमान कविता लिखते हैं, छंद रहित कविता लिखते हैं, ये आदिकाल की घटना या मध्यकाल की घटना? मध्यकाल में बहुत सारी कविता लिखी हुई है, अपमान की है, छंद में नहीं। तमाम अभट्ट और दूसरे कवि जो है वो बिल्कुल अपमान बोलते थे, एकदम लहरी कविता बोलते थे, जिसे हम रोज कहते हैं डायरेक्ट कोर्ट में लिखी हुई कविता आज कहते हैं, वो कविता उसमें लिखी जाती है। जैनर के जो आंतरिक एलिमेंट है, वे आंतरिक एलिमेंट राजनीतिक आंदोलन या साहित्यिक आंदोलन से निर्मित नहीं है। ये बात सच है। हम लोगों ने जो मान लिया ना कि मुक्त छंद कब आया, जब फ्रीडम का आविष्कार हुआ, लेकिन मुक्त छंद के लेखक ना तो मुक्त छंद का जो वजह घटना किया है, यहाँ छंद का प्रयोग नहीं करते थे, उसमें छंद का प्रयोग नहीं करते, कहते थे तब नहीं माना, कविता के लिए नहीं माना। ऐसा नहीं कि आधुनिक काल में कविता के दिनों की जो है रीति और प्रॉपर्टी को खत्म किया गया। नाटक से तो पहले उन जनभाषा के कवियों में से हैं जो कि छंद की या काव्य के नियमों की प्रॉपर्टी को नहीं मानते, और ये उस समय में नहीं मानते जिस समय में लोग काव्य शास्त्र के नियमों का पालन करते थे। तो ये नहीं कि मुक्त छंद आया तो आधुनिक काल आया, आधुनिक काल के बजाय मुक्त छंद के बिना सोचना संभव नहीं था, तो सोचना संभव नहीं था तो मध्यकाल के तरीके से सोचते। कहने का मेरा मतलब ये भाषा और छंद ये लंबे समय में एक लंबी प्रक्रिया में बनते हैं। किसी भी विधा के रूप, जैसे मैंने कहा कादम्बरी जो रूप है, जिसे वो उपन्यास आज कहते हैं, ये कादम्बरी मध्यकाल का रूप है, ये आधुनिक काल का रूप नहीं है। कादम्बरी नाम से बाणभट्ट ने एक पूरी किताब लिखी, उसका ढांचा ही वैसे ही है जैसे उपन्यास का ढांचा। उसमें सैकड़ों कहानियां और कंटिन्यू चलती रहती है। ये कहना कि नहीं उपन्यास तो अभी कैपिटलिज्म आया और कैपिटलिज्म के साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ में उपन्यास आया, ये एक सरलीकरण हो सकता है बच्चों को पढ़ाने के प्रयास से, लेकिन क्या उपन्यास उससे पहले था कि नहीं था? यूरोप की बात, अंग्रेजी साहित्य की बात, लेकिन मुझे ये चीज़ से याद है कि कादम्बरी हमारे यहाँ
वो अभी भी है, अभी भी लोग पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, संस्कृत में जो लोग पढ़ाई करते हैं वहाँ कादम्बरी अभी भी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। कादम्बरी का मतलब यह है औपन्यासिक ढंग से देखना और लिखना। मराठी में उपन्यास को आज भी कादम्बरी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में नोवेल कहते हैं, वो उपन्यास में कादम्बरी। पता नहीं मुझे नहीं आता कि उपन्यास के शाब्दिक प्रयोग को लेके उसके औपन्यासिक चरित्र के साथ में जीवन के अंदर संबंध को लेके हमने बात की है अभी तक, मुझे नहीं मालूम। तो मेरी जो छोटी मोटी जानकारी है वो ये है कि मराठी में 1904 या 5 में एक निबंध लिखा गया कादम्बरी के नाम से, काशीनाथ विश्वनाथ राजवाड़े ने लिखा, और वो कादम्बरी के नाम से पहला निबंध है जो हिंदुस्तान में लिखा गया, लंबा निबंध, जिसमें विस्तार से जो उपन्यास के और उसके जो भारत में किस तरह का उपन्यास और अंग्रेजी में किस तरह का उपन्यास है जो आ रहा है, इसकी चर्चा करते हैं। हिंदी में उपन्यास को लेकर कोई किसी भी आलोचक कोई नहीं, कोई वो चर्चा कारांतर से हजारिका द्विवेदी ने अपने यहाँ दी है, लेकिन उपन्यास उसके सेंटर में एक्सक्लूसिवली नहीं है। एकमात्र काशीनाथ विश्वनाथ राजवाड़े को निबंध है कादम्बरी के नाम से उन्होंने लिखा था, उपन्यास किसे कहते हैं। तो ये उपन्यास का जो ढांचा है, ढांचा संस्कृत में पहले उपलब्ध था, मैंने क्लास में पहले लिखा कि उपन्यास में जो एलिमेंट है उनमें सबसे बड़ा एलिमेंट है संवाद। उपन्यास में जिस चीज की रीडिंग की जाए वो है सबसे मिठाई बातों के अनुसार वो है संवाद, और संवाद सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, सबसे पहले संवाद मिलते हैं आपके व्यक्तिगत रचना में राजनीतिक मानस। उसका ढांचा क्या है, लेकिन उसने विस्तार से उसने संवाद की शैली का अपने कथानक के विस्तार के लिए इस्तेमाल किया। मिखाइल बाल्किन ने ठीक मध्यकाल के लेखकों को केंद्र में रखे यूनानी साहित्य संवाद की खोज की और उसको आधुनिक उपन्यास के साथ जोड़ा। इस बातचीत को रखने का मेरे मकसद ये है कि उपन्यास के जो बुनियादी लक्षण है वो हमारे यहाँ मध्यकाल में पैदा हुए। उपन्यास लिखा के तौर पर आधुनिक काल में लिखा गया, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसका जो बुनियादी आधार है जहाँ से इसने अपनी सामग्री ली है, वो मध्यकाल में पहले आया, जिसमें सबसे पहले कादम्बरी लिखी गई। कादम्बरी का ढांचा इसी तरह का था जिसमें कि कहानी दर कहानी हुआ करती थी, एक कहानी नहीं है, उसमें सैकड़ों कहानी है, और आप याद नहीं कर सकते कि तीसरे पन्ने पर जो कहानी है और पहले पन्ने पर जो कहानी है वो कहां से शुरू करती है। अब एक समस्या है जो कि इस पूरे मिखाइल बाल्किन पर के दृष्टिकोण को वो ये कि ये जो जेनर नाम की जो चीज है, इस जेनर नाम की चीज में एक तरफ तो ये है जो संबंध जिनकी मैंने आपसे चर्चा की, दूसरी तरफ एक और चीज है इंपॉर्टेंट, वो ये उपन्यास बनता कैसे। उपन्यास प्रक्रिया और प्रतिक्रिया से बनता है। या कोई भी विधा प्रक्रिया और प्रतिक्रिया के दौरान बनती है। लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, लोग किस तरह से एक दूसरे से संपर्क बना रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उससे उसका पूरा आख्यान बनेगा। बंगाली जिस तरह से बात करते हैं, हिंदी भाषी उस तरह से बात नहीं करते, हरियाणवी जिस तरह से बात करते हैं उस तरह से भाषी बात नहीं करते। तो वहां जो उपन्यास का
चरित्र या विधा का चरित्र निर्मित होगा वो एकदम किससे प्रभावित होगा? वहां की अपनी प्रतिक्रिया और प्रक्रिया से। यह उम्मीद नहीं कर सकते कि रविन्द्रनाथ जैसा लालित्य जो है ना वो हमारे किसी कवि का है, ये संभव नहीं। क्योंकि रविन्द्रनाथ की पृष्ठभूमि, उसकी लैंग्वेज की पृष्ठभूमि और छायावादी लेखक उनकी पृष्ठभूमि एकदम अलग है। कहां से आया है? कोई मठार से आया है, कोई किसी और इलाके से आया, लेकिन पृष्ठभूमि सबकी अलग है। मिखाइल बाल्किन कहते हैं कि किसी विधा को जानने के लिए जरूरी है कि हम ये जाने कि प्रतिक्रिया और प्रक्रिया का रूप क्या है, किस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब इधर जाइएगा तो अरे हे ऐसे करके बुलाते हैं। लड़कियों से अरे सुनो जरा, कोई बहुत है अरे कभी कभी को बुला रहा हूँ आप अरे अबे अबे तू कहने की समझ ना आता गाँव से कहा नहीं माना जाता। और ये अगर आप ध्यान करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, इस तरह से बातचीत नहीं होगी। रिएक्शन का ढंग, इस तरह की लैंग्वेज अपनाई जाती है, इससे विधा का चरित्र तय होगा। कितनी बातें करते हैं लोग, चिंता करते हैं इस बात की कि हमारे पास में लेखक तो आए हैं लेकिन बंगला जैसे उपन्यास लेखक क्यों? हिंदी उपन्यास कब है, बंगला जैसे उपन्यास क्या करते हैं? बात बताओ, बंगालियों का बात करने का जो अंदाज है वो बात करेंगे एक में से कितनी बात करेंगे। ये जो स्टाइल है, इस स्टाइल ने एक खास किस्म के नैरेटिव को जन्म दिया जिसने पूरे उपन्यास को बनाया। और हमारे बात करके देखो, किसी ने पढ़े कि आदमी को बैठा दो लोग बैठा दो पास और उनसे वो पूरी बात करते जस्ट रिकॉर्ड करके वो बात आपको मालूम पड़ेगा कि उनके पास सब्जेक्ट का अभाव है। तो अपरिचित बंगालियों को बात करके देखो, जस्ट एंजॉय करो। तो कुछ नहीं लोग हेलो बोल रहे हैं, ये अच्छा तो कुछ नहीं रहा उससे गर्मी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, वो बिना वजह बता रहा है आपको, उसका रिएक्शन क्यों? क्योंकि उसके पास में इफरात में कहानी है कहने के लिए। और आप इसलिए क्या है, आप गर्मी झेलने के लिए बोल रही है। मैं रास्ते में आ रहा हूँ, मैं टैक्सी से जाना है, तो टैक्सी वाला मुझे पूरे गर्मी का साथ सुना रहा है। अच्छा मैं उसको पूछा नहीं मैंने सीधे एक बात मैंने भूल से बोल दिया, मैं उसे एंजॉय कर लिया, कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास में। बाल्किन जब ये बात कहते हैं कि विधा को पढ़ने के लिए जाने कि लोगों की प्रतिक्रिया और प्रक्रिया की पद्धति क्या है, यहाँ तो बिल्कुल रास्ता चलता जो वो बोलने के लिए तैयार है और उसके बाद में टंकार वाली भाषा है। और वहाँ जाओ तुम जरा हरियाणा में पूछो, बोल के देखो भाई जवाब नहीं आएगा, आप बोलिए तो। अगर आप भूल से किसी स्त्री की तरफ खड़े हो, पास ही खड़े हो तो आप कितने ये गर्म होते हैं तो वो सुनने की क्षमता नहीं जाता। तो बोलने का मतलब ये है कि आप देख रहे हो यहाँ किसी महिला के पास भी खड़े होंगे और आपने भूल से बोल भी दिया तो वो इस तरह से वो आपको रिएक्ट नहीं करेगी। कहां से बनेगा देना? प्रतिक्रिया के स्वरूप और प्रक्रिया के क्रम से, किस प्रक्रिया में वह जीवन चलता है, जिन पर उपन्यास लिखा जा रहा है, जिन पर कविता लिखी जा रही है, कहानी लिखी जा रही है, नाटक लिखे जा रहे हैं, ये विधा के निर्माण में प्रतिक्रिया और प्रक्रिया इन दो एलिमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप देखें कि ये जितने उपन्यासकार हैं, इन उपन्यासकारों में खाली
ये बैकग्राउंड बता दो तो वो आगे किस जगह से आते, किस जिले से, उस जिले के लोगों की बात कहने का ढंग बता दो, किन लोगों के बीच में हो रहे हैं, वो किस तरह की बात। ये अचानक नहीं है कि सबसे अच्छा उपन्यास किसने लिखे तो तुलसी, देखो तुलसी कौन क्या कैसे हो गए, भयानक बात हो गई, भयानक बात नहीं हो गई, हर चीज को इतना तीखा तार पाने में एक्सपर्ट हो गए। ये अचानक नहीं है कि जो विद्वान थे वो उपन्यास नहीं लिख पाए, उपन्यास उन्हीं लोगों ने लिखा, सबसे अच्छा उपन्यास उन्हीं लोगों ने लिखे जिनके पास में बातें करने के लिए ज्यादा थी, जिनको रिएक्शन ज्यादा था। ये अचानक नहीं हुआ कि उपन्यासकार तो बहुत से थे, लेकिन प्रेमचंद कुमार का सबसे बड़ा उपन्यासकार कौन बना, यशपाल। कोई तो वजह होगी, एक ही वजह जिसका मैं अपनी तरफ से मुझे लगता है ये कि जो जितना आपके पास में बात कहने की और बात करने की कला है, आप उतने ही औपन्यासिक ढंग से आप जेनर का निर्माण कर सकते हैं। एक और है जो कि वो कहते हैं ये अभी आजकल बोलते हैं लोग उपकरण ज्यादा है लोगों के पास में, तो लोग एक बात बोलते हैं कि असल में जीवन को उपकरण बदल गए तो विधायक भी बदल गए। किसी ने मोबाइल में पकड़ लिया, आज भी सोच पा रहा था नौकरी करना कि मोबाइल में, मैं सोच रहा था ठीक है चलो मोबाइल में खाने भी खिला लिए, मोबाइल में उपन्यास भी लिखा जा रहा है, मोबाइल में पढ़ता भी, मैं हंसी भी आ रही थी, पढ़ रहा था हंसता था मन में। अच्छा ये डिवाइस नहीं आते तो क्या स्टाइल ही बदलती है, नहीं आते, विधा की जो शैली है या आंतरिक संरचना है उसके परिवर्तन का डिवाइस के आने से कोई संबंध नहीं है। कोई विधा जब बदलती है तो उपकरणों के बदलने से नहीं बदलता, उपकरण बदल के विधा भी बदल जाएगी। क्योंकि हम हमारे बहुत सारे लेखक आलोचक हैं ये कहते हैं अब तो हम कंप्यूटर के युग में आ गए, टेक्नोलॉजी के युग में आ गए, मोबाइल के युग में आ गए, हमारी बात करने की शैली बदल गई है, कहानी का विचरण बदल गया है, कविता का विचरण बदल गया है। अब वो कह रहा है कि जब तमाम किस्म के उपकरण हैं, यानी वो ये मान के चलते हैं कि जो विधाएं होती हैं उन विधाओं के निर्माण में उपकरणों की भूमिका होती है, भाषा है, चरित्र है, संवाद है, ये उपकरण है उसमें, विधाएं डिवाइस से या उपकरणों से नहीं बनती। उपकरण होता है एक एलिमेंट जरूर है, लेकिन वह उसका निर्धारक एलिमेंट नहीं है। विधाएं जीवन से बनती है और विधाएं उपकरणों के बदल जाने से बदलती नहीं है। जब विधाएं उपकरणों के बदल जाने से बदल जाती है, कविता को तो क्या होना चाहिए, तो कविता सबसे पुरानी विधा है, इस रूप में लिखने में उसका मीडियम कविता को अच्छी लगती है, कविता को अच्छी लगती है जब कवि से सामने सुना जाए, कोई उसे सुनाए, कविता उस समय सबसे अच्छी लगती है। और ये प्रवृत्ति कौन सी है, कविता को जानने की या सुनने की आदि प्रवृत्ति। इस बीच में हमारी कविता पढ़ने की आदत बन गई, हम प्रिंट में पहुंच गए, हमारी तमाम आदतें और कविता के डिवाइस बदल गए, लेकिन अभी भी कौन सी चीज अच्छी लगती है, कविता का डायरेक्ट सुनना। कविता के ऊपर कहने के लिए कई टेक्नोलॉजी के आने के बाद में अब कविता लिखी नहीं जाती बल्कि पढ़ी जाती है, जैसे कि हम आलोचना में बात करें। कविता का बुनियादी बात समझो किससे, पढ़ने से या बोलने से, बोलने से। मिखाइल बाख्तिन ने रूपवादियों की स्थापना खंडन किया कि विधाएं डिवाइसेस के जरिए बनती हैं। उन्होंने कहा कि विधाएं डिवाइसेस या उपकरणों के जरिए निर्मित की होती है। नाटक के तत्व बताओ, कविता के तत्व बताओ, उपन्यास के तत्व बताओ, ये तत्व जो बताते हैं हम लोग, ये विभिन्न किस्म के डिवाइस हैं विधाओं के। बाख्तिन कहते हैं डिवाइसेस या उपकरण
विधा का निर्माण नहीं करते। विधा का निर्माण एक प्रक्रिया में और प्रक्रिया में होता है। बिना प्रक्रिया और प्रक्रिया के आप विधा का निर्माण नहीं कर सकते। लास्ट अगर जीवन बदलेगा तो आप फिर कहते हैं तो जीवन के उपकरण भी बदलेंगे। इन उपकरणों का विधाओं के चरित्र पर असर हो भी सकता और नहीं हो सकता है। दोनों चीजें जरूरी नहीं कि विधाओं का ऊपर ये जो तमाम परिवर्तन आए हैं उनका असर हो। लोग अध्ययन कर रहे हैं बड़े बारीकी से अभी भी कि जो पिछले 50-60 साल में जो पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा जो एक तंत्र विकसित हुआ पूरी दुनिया, क्या उपन्यास उससे बदल गया है? उपन्यास को बाहर घट गया है? उपन्यास का जो औपन्यासिक ढांचा है उसमें कोई चेंज आया है? कुछ भी चेंज किया है। उपन्यास के पाठ्यक्रम नहीं हुए, उपन्यास के चारित्रिक गठन में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आया। क्योंकि उपन्यास के अंदर जो उपकरण प्रचलन में है वे अभी भी रिलेवेंट है। किसी भी विधा के जो आंतरिक तत्व है जिनसे वो विधा निर्मित होती है, वे तत्व जब अप्रासंगिक होते हैं तब नए का जन्म होता है। वे तत्व जब तक प्रासंगिक रहते हैं तब तक नया उसमें दाखिल कर ही नहीं सकता, चाहे वो कितना ही महत्वपूर्ण हो। क्योंकि उपन्यास के जो तत्व है या किसी भी विधा के जो तत्व है वे तत्व 2-1 साल में नहीं होते, सैकड़ों वर्षों की प्रक्रिया बनती है। तो नए को आने में कम से कम एक न्यूनतम एक कंडीशन जरूरी है कि पुराना अप्रासंगिक हो जाए, यानी पुरानी शैली या पुराने तत्व के जरिए आप अपने को अभिव्यक्त करने में असमर्थ महसूस करेंगे। अगर पुराने रूप में अभिव्यक्त करने में अपने को असमर्थ महसूस नहीं कर पाएगा और उसे उसमें सहारा मिलता है, मदद मिलती है, तो पुराने को नहीं छोड़ता, वो नए को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर लेता क्योंकि नया आया है उसे साइड में लाता है। डिवाइसेस की भूमिका तो होती है कि मनुष्य अपने जीवन के परिवर्तन की प्रक्रिया में नए नए उपकरणों का और नए नए लक्षणों का निर्माण करता है, लेकिन विधाओं में जो आंतरिक तत्व हैं वे तभी अपदस्थ होते हैं जब वे अप्रासंगिक होते हैं। मनुष्य का जीवन बदल रहा है, इसके अनुसार विधाएं भी बदलेंगी। ऐसा कोई 2-4 नियम नहीं है। हम सामंतवाद में थे और सामंतवाद में गांधी लिखा और अचानक आधुनिक काल में उपन्यास आया और उपन्यास जब आया तो अब उपन्यास को रिप्लेस नहीं कर पा रहे। जब उपन्यास जब आ गया तो हम कविता को रिप्लेस नहीं कर पा रहे उपन्यास। तो नई डिवाइस वो कहते हैं कि रूपाधियों की आलोचना करते हुए लिखा कि विधाएं या उपन्यास रेडीमेड जो तत्व होते हैं उनका संकलन नहीं है। भाषा होना चाहिए, चित्र होना चाहिए, कथानक होना चाहिए, शैली होनी चाहिए, ये तो तत्व बताए जाते हैं किसी विधा के। बोले कि ये डिवाइसेस का कलेक्शन मात्र नहीं होती कोई विधा, ये लक्षण है 5, इनसे विधाएं बनती है नहीं। विधाएं कलेक्शन नहीं है डिवाइसेस का, इसलिए डिवाइसेस उसमें होते जरूर हैं लेकिन वह डिवाइसेस से खाली नहीं बनती। वो कहाँ बनती है? वो जीवन में बनती है। लोगों का जीवन व्यवहार कैसा है? तो सब एक छोटी बात को मैं नहीं करता, इतना सही है। मैं कुछ दिन के लिए मैं वहां चला गया, मैं लोगों से बात की और मुझे बहुत निराशा तो मन लोग तो सीधे सारे लोग थे नहीं होते और उनके पास बहुत छोटा छोटा कथा हुआ। तो मैंने प्रोफेसर से ऐसे पूछा कि यहाँ पर तो कहानी लिखी है ज़्यादा बोलने की कहानी नहीं है लोगों की, तो लिखने की कहानी कहाँ से है? उन्हें कुछ है, कुछ कहानी लिखी गई, कोई कविता कहानी लिखी गई, इससे ज़्यादा कहानी
के ज़्यादा सूत्र है, आप प्रश्न को करेंगे तो उनके पास चिंता की चीज नहीं है, इतनी बड़ी भाषा से आता नहीं है, छोटे-छोटे पद हैं, ये छोटे-छोटे पद वाली जो दुनिया है उसको उपन्यास का पैदा होगा कोई जरूरत नहीं है। और अगर पहला भी हुआ तो कैसा होगा, आगे आगे जैसा होगा जो जानते हैं उपन्यास तो देखें किसी ने पढ़े नई व्यवस्था आने के बाद जरूरी नहीं कि पुरानी जो विधागत व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आएगा। पुरानी विधागत व्यवस्था में परिवर्तन तभी आएगा जबकि उसके जो तत्व हैं वे प्रासंगिक होंगे, उनके जरिए लेखक व्यक्त करना अपने को असमर्थ महसूस कर व्यक्त करना। इसलिए मिखाइल बाकिन कहते हैं कि डिवाइसेस के कनेक्शन के तौर पर विधाओं को नहीं देखना चाहिए, विधाओं को देखना चाहिए कि जीवन के साथ में किस प्रक्रिया में विधाएं हैं और वहां लोग किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अगर लोगों की प्रतिक्रिया का चरित्र एकदम साथ में प्रतिक्रिया व्यक्त करने की होता है तो वहां पूरी संभावना है कि नए किसी के जेनर जन्म लें, लेकिन जहां लोगों ने नहीं लिखे और नए जेनर जन्म नहीं लेंगे। ये कभी है अंदर नहीं है, ये प्रश्न नहीं होता कि लोग अपनी भाषा में तो वजह होगी, ऐसा नहीं कि मातृभाषा का लोग काम है अपनी पहाड़ी भाषा, ऐसा नहीं, कोई तो वजह होगी। वजह असल कोई है कि वह अपनी भाषा में उसे व्यक्त करने में असमर्थ होने वो भाषा मतलब नहीं करती, बल्कि उसकी मातृभाषा। ये कोई नियम नहीं है कि आप अपनी भाषा में पैदा हुए तो अपनी भाषा में लिखेंगे, जरूरी नहीं है। आपको हो सकता है आपकी भाषा अलग भी हो सकती है, निर्भर किस पर करता है ये प्रक्रिया के चरित्र पर, आप किस भाषा में बेहतर ढंग से रिएक्ट करते हैं। अगर मान लो प्रेमचंद भाषा के क्षेत्र में होते और उनका प्रयोग करते तो क्या हो सकता है, और जो अवधि के क्षेत्र के नहीं हो उपन्यास था उनके अवधि के प्रयोग नहीं, एकदम अवधि के प्रयोग नहीं। इवन ऐसे भी उपन्यासकार जो अवधि के क्षेत्र के हैं लेकिन उनके अवधि के प्रयोग नहीं। ये बात मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि लेखक जिस क्षेत्र से आता हो, जिस भाषा को बोलता हो, उस भाषा का प्रयोग उसकी विधा में मिले नहीं। ये इसलिए जरूरी है कि साहित्य और विधा का जो साहित्य और समाज का जो संबंध है वो इंटीग्रेटेड होता है और लेखक जिस भाषा से आता है उस भाषा को व्यक्त करता है। जरूरी नहीं है व्यक्त करे, ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो भाषा उसे अभिव्यक्ति में मदद न करती हो, जिस भाषा में आता हो और उसका कोई दूसरा रूप मदद करता हो। इसी अर्थ में बाकी ने कहा कि प्रक्रिया, किस प्रक्रिया में लेखक रहता है और किस प्रक्रिया में वो जीता है, उसके एक्सप्रेशन की लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशन का स्पेस क्या है, ये देखा जाना चाहिए।